अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के नुकसानात पाकिस्तान की मार्केट में के पार्ट 2 के साथ हाज़िर हूँ। अब मैं कोई टाइम ज़ाया नहीं करता और सीधा चलता हूँ और बाकी के नुकसानात बताता हूँ। हाँ, लिंक ज़रूर शेयर कर देता हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। लीगल इश्यूज़ या फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। कब्ज़ा, इंक्रोचमेंट्स, कचहरी, केस, ये सब कुछ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में मुमकिन है, होता है। आपके साथ भी हो सकता है। कोई आपके प्लॉट पे कब्ज़ा कर ले, कोई आपका रास्ता रोक ले, कोई आपका नाम बदल दे कागज़ात में, कोई अपने नाम पे कागज़ात करवा ले और फिर केस कर दे, कुछ कर दे। ये सब मुमकिन है। अगर आपके साथ भी ऐसा डिसएडवांटेज या ये नुकसान आपको नज़र आता है तो आपको पहली बात रिलायबल सोसाइटीज़ में जाना चाहिए जहां ऐसा नहीं होता। अगर इन एनी केस आपकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे है जो रिलायबल सोसाइटीज़ नहीं है जहां ये हो सकता है, तो फिर कुछ चीज़ें हैं। बाउंड्री वॉल फ़ौरन बनवाएं, अपना कब्ज़ा करें उस प्रॉपर्टी पे। आप रेगुलर लोगों को कहें विज़िट करें, अपने रिश्तेदारों को कहें जाके देखें। आप अगर बाहर रह रहे हैं तो ख़ुद से विज़िट, जब भी पाकिस्तान आए विज़िट करें। अगर आप लोकली उसी शहर में रह रहे हैं तो ज़रूर विजिलेंट रहना चाहिए। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा लें, किसी न किसी तरह से नेट एक्सेस ले लें, किसी हमसाए से बात कर लें, कुछ कर लें। आपको इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए उस प्लॉट के बारे में। अगर आप इन्फॉर्म्ड नहीं रहेंगे तो आप डिसएडवांटेज पे होंगे, आपके साथ ये सब कुछ हो सकता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की तो फिर बार बार मैं कह रहा हूँ कि पहले आपने वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बहुत ख़तरे की जगह पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगर बहुत ख़तरे की जगह पे इन्वेस्टमेंट हो गई है तो उसे प्रोटेक्ट करें, या फिर अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो थोड़े कम दामों सेल करके और वहाँ से निकल जाएं और आप फिर कहीं और ऐसी जगह जहाँ सिक्योर इन्वेस्टमेंट है वहाँ इन्वेस्ट कर दें। अगर आपका घर है और इनसिक्योर जगह पे है और आप किराए पे देना चाह रहे हैं तो फिर आपको बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे किराएदार ढूंढने हैं। थोड़ा सा रेंट कम हो कोई मसला नहीं, क्योंकि अमूमन किराएदार ही ऐसी जगहों पे काबिज़ होकर बैठ जाते हैं और फिर नहीं छोड़ते, फिर रेंट नहीं देते, फिर आपसे बाज़ दफ़ा पैसे भी लेते हैं वो जगह छोड़ने के। ये सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। इसलिए सिलेक्शन फिर आपने किराएदार की बहुत सोच समझ के करनी है। गलत रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। खैर, ऑन द लाइटर नोट, आजकल ये फिनोमेना बिल्कुल उल्टा हुआ है पाकिस्तान में। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन अगर आप गलत रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, ऑन सीरियस नोट मैं बता रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं नुकसानात की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के, तो ऑन सीरियस नोट अगर आप गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए आपको एक एनालिसिस से, एक सही वर्किंग करके, जो कि मैं दूसरी तीसरी बार इस वीडियो में कह रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना है। जब आपको सही से एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना है तो हो सकता है आपके पास टाइम ना हो सकता है आपके पास वो स्किल्स ना हो, आपके पास कुछ ना हो, तो कंपनीज़ भी हैं जो एनालिसिस करके देती हैं आपको। 3-4 सोसाइटीज़ आपकी प्रेफरेंस पूछती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट का स्कोप जानती हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपसे पूछती हैं और एनालिसिस करके देती हैं कि कौन कौन सा एरिया में क्या पोटेंशियल है, क्या होने वाला है, वहाँ कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं है, वहाँ कोई फ्रॉड तो नहीं होने वाला। ये सारा रिसर्च करती हैं और चार्ज करती हैं। हम भी ये करते हैं, हम इसका चार्ज करते हैं। किसी को करवाना होता है तो वो हमें बताते हैं कि ये हमारा एरिया है जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये हमारी अमाउंट है, और फिर रिसर्च करके हम उन्हें बता देते हैं कि इसमें इस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उसके लिए ज़ाहिर है आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज़ वो चार्ज एक रीज़नेबल चार्ज होता है। शायद कमीशन से भी ज़्यादा वो चार्जेस होते हैं जो आप 1% पे करते हैं, लेकिन वो पिन पॉइंटेड अच्छी इन्वेस्टमेंट विद ऑल द डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं। वो ये नहीं होता कि जैसे प्रॉपर्टी डीलर आपको बता रहा होता है, जिसकी बाइस्ड ओपिनियन होती है, जो वो बेचना चाह रहा होता है उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है। वो अनबाइस्ड ओपिनियन आपको आ रही होती है और उस एरिया के बारे में आ रही होती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए आप, अगर ख़ुद आप में ये स्किल्स हैं तो ख़ुद ये काम करें, अदरवाइज़
किसी एनालिस्ट को हायर करें और वो आपके लिए सारी रिसर्च करे, जिसका रियल इस्टेट का एक्सपीरियंस हो, जिसकी रियल इस्टेट की समझ बूझ हो, जिसके पास टीम हो, और फिर वो आपको ये सारी सर्विसेज दे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का एक नुकसान ये है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। ऑनेस्टली लगता है कि आप किसी के पास जाएंगे, उसे कहेंगे मुझे यहाँ प्लॉट दे दो, वो आपको प्लॉट दे देगा, आप आ जाएंगे और आप मालिक बन जाएंगे और फिर आप उसे बेच देंगे। इतना आसान नहीं है। यही प्रॉब्लम्स आती हैं, आप फ्रॉडियों के हाथ चढ़ते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स ऐसे मिल जाते हैं जो आपको करोड़ों का प्रॉफिट दिखाते हैं और फिर आपके सारे पैसे लेके चले जाते हैं। तो ये एक हिंड्रेंस है। फिर आप सही एरिया आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, पेचीदगियाँ आ जाती हैं, आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आसान नहीं है। सबसे पहला काम ये करें कि अगर आपने ये काम करना है तो इसे एक बिज़नेस, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोचें। ये नहीं कि मुझे दोस्त ने बता दिया तो मैंने यहाँ ले लिया, मुझे दोस्त ने बता दिया मैंने वहाँ ले लिया। आपकी खुद से नॉलेज और रिसर्च होनी चाहिए। वो नॉलेज और रिसर्च आपको पैसे देगी, आपको लोग फॉलो कर रहे होंगे, आप इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बता रहे होंगे। वो सिचुएशन आनी चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो फिर जो मैंने पहले बात की कि एनालिस्ट्स हैं, लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें पे करें और उनसे उनकी सर्विसेज लें और वो आपको फिर बताएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नियर फ्यूचर में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब होगा क्या, जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि हर शख्स रियल इस्टेट में घुसा हुआ है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने भी पैसे कमाने हैं, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाने हैं, उसी से मुल्क को चलाना है, तो वो इस पे टैक्सेस और बढ़ाते जाएंगे। इन फ्यूचर टैक्सेस बढ़ने का चांस ज़्यादा है। कोई गवर्नमेंट जिसे रेवेन्यू चाहिए होगा ज़्यादा, वो रियल इस्टेट को थोड़ा नीचे जाने देगी और वो कहेगी टैक्सेस लगाओ, चाहे लोग ट्रांजैक्शंस करें ना करें। अब हर शख्स रियल इस्टेट का काम कर रहा है, एक बहुत अच्छा तरीका ये है इसके टैक्सेस बढ़ा दें और गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा कमाना शुरू कर दे। तो आपको इससे बचने के लिए इन्फॉर्म्ड अगेन रहना है। आपको टैक्सेशन कॉस्ट, कब कॉस्ट बढ़ रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना है। हम लोग भी जितनी हमें समझ होती है वक्त के साथ बताते रहते हैं, जितना हमें आइडिया हो रहा होता है बताते रहते हैं, लेकिन आपको खुद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे तेज़ मिलती है और सही से मिलती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि शायद मुझे नहीं पता होगा, आपको पता होगा कि अब टैक्सेस बढ़ने जा रहे हैं, अब मेरे एरिया में टैक्सेस बढ़ने जा रहे हैं, अब मेरे एरिया में कॉस्ट बढ़ने जा रही हैं, तो आप बड़ा प्रूडेंट डिसीजन कर सकेंगे। आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकेंगे टाइमली और कहीं और इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी है। और ये एक नुकसान है कि चूँकि हर शख्स अब रियल इस्टेट में घुस गया है और गवर्नमेंट को पता है कि हर शख्स रियल इस्टेट में घुस गया है, तो फ्यूचर में टैक्सेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी डीलर का अब काम बढ़ता जा रहा है। जब प्रॉपर्टी डीलर का काम बढ़ेगा तो वो भी ज़्यादा रिटर्न लेने की कोशिश करेगा। अब 1% मार्जिन कमीशन पे लोगों को सूट नहीं कर रहा, इसीलिए वो प्रॉपर्टी लेते हैं, उसे महंगे दामों बेचते हैं, सस्ते दामों लेके महंगे दामों बेचते हैं। वो सोसाइटीज़ वालों के साथ काम कर रहे हैं, उनसे कमीशन ज़्यादा ले रहे हैं, 1% से डेफिनेटली वो ज़्यादा कमीशन ले रहे हैं। तो वो लोग अब एंड कस्टमर के साथ कुछ अरसे तक अगर काम बहुत ही बढ़ गया ये, तो वो काम नहीं करेंगे, वो 3% 4% पे काम कर रहे होंगे और फिर ये मार्जिन भी 2% पे आ जाएगा, 3% पे आ जाएगा, तो ये कॉस्ट भी बढ़ सकती हैं। अब अगर आप इन्फॉर्म्ड होंगे, आप प्रॉपर्टी डीलर्स पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट खुद से कर सकेंगे। आपको ना रियल इस्टेट एजेंट को कुछ देने की ज़रूरत है, बल्कि शायद आपको इसका एडवांटेज हो कि अब जहां आप रियल इस्टेट एजेंट को 1% 2% पे करना था, उसकी जगह आपको 1-2% और मिल रहा होगा और आपकी प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी। तो प्रॉपर्टी का रेट जो आपको कॉस्ट करेगा वो नीचे आ जाएगा, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। और फिर जब आप सेलिंग करेंगे सेम सिचुएशन होगी कि आप दूसरे शख्स से कमीशन ले लेंगे और आपके पास वहाँ भी एक सर्टेन मार्जिन ज़्यादा आ जाएगा। तो फ्यूचर में टैक्सेस बढ़ने का चांस है जो कि एक नेगेटिव है, लेकिन इसे आप बड़ी आसानी से मिटिगेट कर सकते हैं।
ज़्यादा इन्वॉल्व होके। रियल इस्टेट को बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी बेचा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में इस बात से लोग मेरे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करेंगे। आजकल तो सिचुएशन ये है कि बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से रियल इस्टेट को बेचा जा सकता है। ख़रीदना अलबत्ता रियल इस्टेट को इतना आसान नहीं रहा, लेकिन ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब इसके बिल्कुल उलट होता है। दुनिया में जब बहुत तेज़ मार्केट होती है, जो अभी पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ है, बाकी जगहों पे भी बहुत तेज़ है, तो सेल करना बहुत आसान हो जाता है और बाय करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ी रुकती है या थोड़ी सी नीचे जाती है, और मुल्कों में मार्केट थोड़ी नीचे भी जाती है, हमारे मुल्क में बहुत कम होता है लेकिन बाकी जगह पे काफ़ी कॉमन फिनोमेना है कि रियल इस्टेट मार्केट नीचे जाती है। जब मार्केट नीचे जाती है या रुकती है तो उस वक्त आपको बायर नहीं मिलता, बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको बहुत बहुत नीचे जाके अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है अगर आपको जल्दी बेचनी है। तो इसलिए अगर आपको कभी भी कैश की ज़रूरत पड़ सकती है, उस सूरत में आपको नुकसान हो सकता है, आपको ज़्यादा पैसे नहीं बचेंगे प्रॉपर्टी में। आप ज़रूरतमंद अगर होंगे तो लोगों को आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि आप ज़रूरतमंद है और वो उसी तरह से रेट लगाएंगे। इसका हल, इसका मिटिगेशन प्लान ये है कि जितने पैसे आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, जो आपके घर चलाने में नहीं इन्वॉल्व होते, जो आपका किचन चलाने में इन्वॉल्व नहीं होते, वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको परेशानी ना हो। अगर कभी मार्केट रुकी हुई हो, देर से सेलिंग हो रही हो, तो बिल्कुल आप थ्रो अवे प्राइसेस पे प्लॉट ना बेच रहे हों। मैंने ऐसा देखा है कि हाफ प्राइस पे भी प्रॉपर्टी सेल की जाती है, क्योंकि ज़रूरत होती है, बच्चे की शादी आ गई, कोई ऐसी ज़रूरत आ गई, कोई ऑपरेशन आ गया, तो हाफ प्राइस पे प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है क्योंकि उस वक्त बायर नहीं होता। तो ये हकीकत है कि ये एक टाइम है जिस पे प्रॉपर्टी बहुत तेज़ है, लेकिन जब तेज़ नहीं होगी तो फिर इसे बेचना इतना आसान नहीं होगा। और उस सूरत में इस डिसएडवांटेज को मिटिगेट इसी तरह करना है कि आपने होल्ड करना है। आपने उतने ही पैसे मांगने हैं जो आप जितने पे आपने ली है, चाहे प्रॉपर्टी थोड़ी सी नीचे चली जाए, और फिर जैसे ही वो थोड़ी सी ऊपर आएगी तो आपकी वो प्रॉपर्टी वहाँ सेल हो जाएगी। या आप अगर होल्ड करना चाहते हैं और समझते हैं कि आपके पास ये फालतू पैसे थे, आप होल्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर होल्ड करें, इवेंचुअली आपको रिटर्न मिल जाएगा। दूसरा इससे बचने का तरीका ये है कि डल मार्केट में बहुत मुश्किल हो जाता है। वो डल मार्केट की प्रॉपर्टी थी जो हाफ रेट पे बिकी, अगर आपने एक अच्छी जगह, अच्छे ब्रांड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अच्छे टाइम पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ एंड कस्टमर, एंड यूज़र आता रहता है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार को बहुत लंबा नहीं करना पड़ेगा और आपको मुनासिब रेट मिल जाएगा। मतलब हाफ प्राइस पे आप नहीं देंगे, आप 10% लोअर पे दे देंगे, 5% लोअर पे दे देंगे और आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। तो इसलिए आपने ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी नहीं ले लेनी उन पैसों से जिनकी आपको ज़रूरत है, जो कल को आपका बेचना नामुमकिन हो जाए आपके लिए। प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर सकती है। अब अमूमन लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती है, लेकिन मैं भी चले कहता हूँ कि हर जगह प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं गिरती, लेकिन कुछ जगहों पे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती है। अब उन जगहों पे अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी वैल्यू गिर गई। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू वहीं स्टेबल रहती है और करेंसी डीवैल्यू होती है, हमारे यहाँ पैसे की कदर कम हो रही है, तो फिर भी आपको नुकसान है। इसका मतलब है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी खासी बढ़नी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि रुकी हुई है प्रॉपर्टी और फिर बाद में कभी थोड़ी सी चढ़ जाती है और आप बेच देते हैं, तो आप नुकसान में हैं। इसलिए ये जहन में रखें कि जो प्रॉपर्टी आपने ली है उसकी वैल्यू गिर भी सकती है और ये नुकसान है रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। अब इसका मिटिगेशन प्लान क्या है? आप उस टाइम प्रॉपर्टी लें, जल्दी में प्रॉपर्टी ना लें, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें जब आपको उसकी वैल्यू सस्ती लगे। हम एक जैसे तरीके से सोच रहे होते हैं मुख्तलिफ लोग। अब अगर मुझे सस्ती लग रही है वो प्रॉपर्टी, तो हो सकता है आपको भी सस्ती लग रही हो। उस टाइम जब आप बाइंग कर लेंगे और 3 से 5 साल के बाद साइकिल आता है
प्रॉपर्टी का और वो ऊपर चली जाती है। उस साइकिल का वेट कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। जल्दी भी रिटर्न मिल सकता है, जब आपको सस्ती लगेगी हो सकता है उस 3 से 5 साल के जो साइकिल होता है उसमें से 2.5 साल गुजर चुके हों और 6 महीने बाद वो बढ़ना शुरू हो जाए और अगले 2 साल तक बढ़ती रहे और आपको डबल या 2.5 टाइम्स रिटर्न मिल जाए 2-2.5 साल में, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न होता है, जो कि नॉर्मली नहीं मिलता। तो ये स्ट्रैटेजी आपने यूज़ करनी है इस सूरत को काउंटर करने के लिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर सकती है। एसेट मेंटेनेंस की एक कॉस्ट है और रियल एस्टेट भी एक एसेट है, तो इसकी मेंटेनेंस की भी एक कॉस्ट है। आपने घर लिया है उसकी मेंटेनेंस की एक कॉस्ट है, आपने अपार्टमेंट लिया है उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है, बिजली के बिल आ रहे होते हैं, चाहे वो खाली भी पड़ी हुई है, आपने कमीशंस दे रहा होना होता है, आपने बाकी खर्चे कर रहे होने होते हैं, उसकी रिपेयर्स चल रही होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा रिपेयर्स चल रही होती हैं। इसी तरह अब प्रॉपर्टी पे भी कॉस्ट आनी शुरू हो गई हैं, सोसाइटीज़ को पता लग गया है। आपको तरीके से लेट पेमेंट सरचार्ज डाल देंगे, कंस्ट्रक्शन लेट की जब भी एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र होगा उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी कॉस्ट अब उन्होंने इन्वॉल्व कर ली हैं। तो ये आपको जान लेना चाहिए कि एसेट को मेंटेन करने की ये कॉस्ट है और इस कॉस्ट को कम करना ही एक बहुत अच्छा हल है। कम करने का तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उस एसेट को मेंटेन करने की कॉस्ट क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। जब आपको दोनों पता होंगे और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के लिए पता होंगे तो आप बहुत आराम से सब कुछ कंपेयर कर लेंगे और सब कुछ कंपेयर करने के बाद एक अच्छी प्रॉपर्टी चूज़ कर लेंगे। लें जी, ये थे पाकिस्तान की मार्केट में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के नुकसानात। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।